नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम कोच में आपके साथ जुड़ रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के साथ। और अभी तक हम जो पॉलिटी की क्लासेस कर रहे थे 2-3 दिन से या 4 दिन से मेरी क्लासेस आप लोग को नहीं मिली, लेकिन अब जो हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारा पहला जो टॉपिक थे वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। आज नए टॉपिक को हम लोग को करना है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नागरिकता। वो है नागरिकता, भाग 2। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भाग 2। भाग और 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता है, क्या है? नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता किस प्रकार है, हमने जो ये अपनाया है। सबसे पहले हम जो प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि नागरिकता को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया और किस प्रकार की नागरिकता है। तो नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का वर्णन किया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और ये आई कहां से है? ये है स्रोत, क्या है इसका? ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान। यानी जो भारत में नागरिकता का स्रोत है, जो नागरिकता हमने भारतीय संविधान में अपनाई है, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ये प्रश्न आता है तो ध्यान रखें, कैसी नागरिकता है भारतीय संविधान में? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि एक ही नागरिकता होगी और वो होगी राज्य की, यानी भारत की नागरिकता होगी। किसी भी स्टेट, यूपी, बिहार, जो भी स्टेट है, इनकी कोई नागरिकता नहीं है। सबके पास एक ही नागरिकता है, वो है एकल नागरिकता, वो है भारत की नागरिकता। अब देखिए, नागरिकता होती क्या है? नागरिकता, नागरिकता का मतलब यह है कि उस राज्य क्षेत्र में, किसी राज्य के क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं। कैसे अधिकार? जैसे वोट देने का अधिकार। देखिए, राज्य के, राज्य क्षेत्र में नागरिकों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी अधिकार उनको दिए जाते हैं। जैसे, जैसे वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, दूसरे जो पद हैं, पदों पर आसीन होने का अधिकार, होने का अधिकार, सभी मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार आदि। बात समझ में आ रही है? देखिए, मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार जो गैर नागरिक हैं उनको भी दिए गए। लेकिन सभी मूल अधिकार किसको मिले हुए हैं? वो केवल और केवल नागरिक को मिले हुए हैं। तो जैसे भारत का राष्ट्रपति, आप जब पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, तो उस पद की योग्यता की सबसे पहली लाइन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायाधीश नियुक्त होने के भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। जितने भी पद बने हैं, संवैधानिक पद हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, उन सभी पदों की प्रथम शर्त यही है कि वह व्यक्ति नागरिक होना चाहिए, यानी उसके पास उस देश की यानी भारत की क्या होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? बस ये प्रश्न आता है कि भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है और किस देश के संविधान से ली गई है, या भारत या ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में आई हुई है। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बात कही गई है संविधान में। देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। क्या है? नागरिकता के प्रावधान है। किस भाग में नागरिकता है? भाग 2 में। कितने पर, कहां से कहां तक उसके प्रावधान है? भाग अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक उनके बारे में क्या दिया गया है, यहां अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है कि ये जो 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, 3, ये नागरिकता, नागरिक कौन होगा, कौन होगा, ठीक, ये उनके लिए है कि नागरिक होगा कौन। दूसरे और इसके आगे जो है ये वाला जो आर्टिकल है वो मूल के लिए है, भारतीय मूल के लोगों के लिए बनाया गया है। 9 वो है कि नागरिकता का परित्याग, नागरिकता का परित्याग, कि अपने आप आपने क्या किया, अपनी नागरिकता छोड़ दी, नागरिकता का परित्याग, स्वेच्छा से परित्याग कर दिया। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर 10 और 11 संसद की है, 10 और 11 संसद की शक्ति बताती है नागरिकता पर। संसद की शक्ति बताती है किस पे? नागरिकता पर। 10 और 11 क्या है? संसद की शक्ति बताती है किस पे? नागरिकता पर। इतनी बात समझ में आई? देखिए 5 जो है, 5 से लेकर 7, नागरिक कौन होगा? भारत की जन्मभूमि पर जिसका जन्म हुआ है वो नागरिक होगा। ऐसे प्रावधान। पाकिस्तान जो चला गया है आजादी के बाद, उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी, या पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसकी नागरिकता, उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है तो वो नागरिकता के लिए आसानी से पंजीकरण करा सकता है। नागरिकता के को परित्याग यानी स्वेच्छा से क्या किया गया, नागरिकता को हमने क्या किया, छोड़ दिया है, तो उसके लिए प्रावधान है। 9, 10 और 11 में संसद की शक्ति है कि वह नागरिकता के बारे में क्या निर्णय ले सकती है। आगे बढ़ा जाए, यहां तक समझ में आया? बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके इन आर्टिकल्स पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5,
अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 डोमिसाइल के आधार पे नागरिकता के बारे में बताता है। अधिवास के आधार पर नागरिकता के विषय में बताता है। क्या कहता है देखिए, यह अधिवास के आधार पर नागरिकता। अधिवास मतलब डोमेसाइल, डोमेसाइल मतलब निवासी, डोमेसाइल मतलब निवासी, अधिवास मतलब डोमेसाइल के आधार पर यह बताता है, यह कहता है कि वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र में निवासी था। क्या कहता है? संविधान लागू होने से पूर्व, यानी वह लागू होने से पूर्व व्यक्ति, लागू होने से पूर्व व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र का, भारत के राज्य क्षेत्र का क्या था? निवासी। भारत के राज्य क्षेत्र का क्या है? निवासी है। वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी हैं। क्या शर्तें दी हैं? उन शर्तों के वह कह रहा है कि संविधान लागू होने से पूर्व यदि कोई व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता था, डोमेसाइल था, तो वह भारत का नागरिक होगा। परंतु कुछ शर्तें ये हैं। क्या है? पहली, उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। उसका जन्म कैसा होना चाहिए? भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरा है, उसके माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में उसके माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। उसके माता पिता का जन्म क्या होना चाहिए? भारत के उसमें राज्य क्षेत्र में हुआ हो। फिर अगला क्या है? अगला देखिए क्या है? संविधान से पूर्व, संविधान से पूर्व कम से कम, कम से कम वह, कम से कम वह 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो। बात समझ में आई? तो ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों को जो फुलफिल करता है उसे अधिवास के आधार पर, यानी डोमेसाइल के आधार पर नागरिक समझा जाएगा। पहला है कि वह भारत में जन्मा हो, दूसरा है वह भारत में उसके माता पिता जन्मे हो, या तीसरा कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व वह क्या होना चाहिए? 5 वर्षों तक भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या होना चाहिए? वह निवासी के तौर पे निवास करना उसका आवश्यक है।
बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो पांचवा भैया समझ में आया। अब देखिए आर्टिकल अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या कहता है? यह माइग्रेशन के आधार पर, माइग्रेट जो माइग्रेट करते हैं, जो प्रवजन करते हैं, माइग्रेशन के आधार पर यह नागरिकता को समझता है। क्या है? कैसा माइग्रेशन? पाकिस्तान से प्रवजन, माइग्रेशन से आए व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, समझा जाएगा। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। कैसा नागरिक? कैसे समझोगे उनको, नागरिक को? यहां पर कहा गया है कि दो चीजों से हम उसको नागरिक समझेंगे। क्या नागरिक समझेंगे? कि यदि वह व्यक्ति पहला 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया है। ठीक। दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है। इन दोनों कंडीशनों में उसे क्या कहा जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखिए इसके लिए ये क्या है, ये 19 जुलाई क्या है? 19 जुलाई 1948 क्या रखी गई? इस दिन प्रवास के लिए अनुमति पत्र प्रणाली प्रारंभ की गई। किस दिन की गई? 19 जुलाई 1948 को। किस दिन की गई? 19 जुलाई 1948 को प्रवास के लिए, माइग्रेशन के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर यह प्रणाली स्टार्ट की गई कि एक अनुमति पत्र होगा कि आप पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में जा सकते हैं। तो इस डेट को माना गया, कहा गया कि जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गए वो तो नागरिक ऐसे ही हो गए, उनको टेंशन की कोई बात ही नहीं है क्योंकि अनुमति पत्र से पहले आ चुके हैं वो। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनको पंजीकरण कराना आवश्यक है। वो पंजीकृत होंगे, वो पंजीकृत होंगे और पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम 6 माह तक उन्हें भारत में रहने के बाद ही दिया जाएगा। देखिए एक बात समझिए, यहां पे आप, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत तो आ गया, लेकिन सरकार, उस समय देश का विभाजन हुआ था और विभाजन के समय इतने ज्यादा भीषण दंगे हुए, सरकारों को उस चीज को नियंत्रित करने में समय लगा। तो एक डेट आई 19 जुलाई 1948, उनको भी पता कि था कि लोग माइग्रेट करेंगे। दोनों देशों की सरकारों को इस बात को पता था कि लोग बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेट कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब उनके लिए, अब इस तरह से अगर माइग्रेशन चलता रहा, आते जाते रहे, तो हम कैसे नागरिकता दे पाएंगे?
भाई माइग्रेट कर रहे हैं, फिर चले गए, कुछ दिन पाकिस्तान में रुके, नहीं मतलब अच्छा भारत में आ गए, कुछ दिन भारत में नहीं चला, फिर पाकिस्तान में चले गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों देश 19 जुलाई 1948 को एक अनुमत पत्र प्रणाली को चालू शुरुआत करते हैं, और इससे पहले जो आ गए 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको हम नागरिक मान लेंगे अपने देश का। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए उनको हम क्या करेंगे, भारत का नागरिक मान लेंगे। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे वो पंजीकरण कराएंगे, वो पंजीकरण कराएंगे। लेकिन पंजीकरण कराने से पूर्व ये वाले लोग कम से कम 6 माह तक भारत में निवास करें। कितने माह तक? कम से कम 6 माह तक भारत में इनको निवास करना आवश्यक है। बात समझ में आई कि नहीं? यह है आर्टिकल 6 कि पाकिस्तान से प्रव्रजन प्रवास करके, माइग्रेशन करके, प्रवास करके जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। कंडीशन दो है हमारे पास, एक 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो ठीक, नहीं तो उसके बाद आए तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे और 6 माह तक भारत में निवासी के तौर पे रहोगे, तभी रजिस्ट्रेशन माना जाएगा आपका। बात समझ में आई? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? बोलिए। चलिए आगे देखिए, आगे है अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 भी माइग्रेशन से रिलेटेड है, प्रवास से रिलेटेड। कहता है कि मार्च 1947 वे व्यक्ति वे व्यक्ति जो मार्च 1947 से, मार्च 1947 मार्च 1947 के बाद, सॉरी के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गए हैं, यानी माइग्रेट कर गए हैं, प्रवास कर गए हैं, उन्हें उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा, नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। परंतु एक चीज यहां पर है, परंतु अगर उसने कोई व्यक्ति गया तो है, लेकिन उसने स्थायी रूप से इस बात का आश्वासन दिया है कि वह भारत वापस आएगा, स्थायी रूप से भारत में ही रहेगा, तो उस पे वो चीज लागू होगी, अनुच्छेद 6 का जो दूसरा पॉइंट था रजिस्ट्रेशन वाला, वो चीज उस पे लागू हो जाएगी, वो चीज उस पे क्या होगी, लागू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? तो 5 अलग बात कहता है, 6 अलग कहता है, 7, 6 और 7 की बातें प्रवास पर आधारित है, माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन दोनों तरफ से होता है, आप इधर से जा रहे तब भी माइग्रेशन, उधर से आ रहे तब भी तो माइग्रेशन ही है। तो एक था कि भारत से जा रहे हो तो हम तुमको नागरिक नहीं मानेंगे, जो मार्च 1947 के बाद गए, आर्टिकल 7। लेकिन अगर पाकिस्तान से तुम आए हो भारत में तो उसमें दो कंडीशन है, 16 जुलाई, आपके जुलाई 1948 से पहले चले गए तो ठीक, उसके बाद आए तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हम नागरिक तो आपको मानेंगे लेकिन आपको करवाना पड़ेगा। तो 7 और ये था 5, 6 और 7। अब देखिए 8 क्या है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है भारतीय मूल के लोगों को नागरिक समझा जाए। कैसे नागरिक समझा जाएगा? वे व्यक्ति जो किसी और राज्य में निवास कर रहे हैं
और भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, नागरिक माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। क्या है? भारतीय मूल के लोगों को क्या किया जाएगा? नागरिक माना जाएगा, नागरिक माना जाए। परंतु इसमें भी कंडीशन जोड़ी गई है, कंडीशन जोड़ी गई है कि उस व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति का या उसके दादा दादा माता पिता नानी नाना का जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो भारतीय राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया था उसमें उसका जन्म होना आवश्यक है, उसमें उसका जन्म होना आवश्यक है। और यदि वह व्यक्ति भारतीय राजनीति के पास जाकर अपनी नागरिकता के पंजीकरण का आवेदन करता है तो उसे भारत का नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, तो उसे भारत की नागरिकता क्या है? आसानी से मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या? नागरिकता का परित्याग, नागरिकता का क्या है? परित्याग है। परित्याग, नागरिकता को छोड़ना, नागरिकता को छोड़ना, नागरिकता का परित्याग करना है। भाई नागरिकता का परित्याग करोगे कैसे? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और राज्य की, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और राज्य की क्या करता है? नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की उसकी नागरिकता समाप्त। स्वेच्छा से किए तो परित्यागी तो किए। जब संविधान कह रहा, क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा से किसी और, किसी और राज्य की नागरिकता, किसी और राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आई? कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपनाया है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए बहुत से ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जानकार जो काफी फेमस पर्सन है भारत में जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा से अपनाया है तो उनकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो गई। अब पता कैसे चलता है? सिंपल सी बात है, वोट देने का अधिकार ही नहीं उनको है। देखने में तो लगता है नागरिक है लेकिन जब वोट देखने का अधिकार नहीं है तो वो भारत के किस प्रकार के नागरिक ही नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं। तो 9 हो गया बच्चा। अब देखिए आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 देखिए, आर्टिकल 10 और 11 पावर के बारे में, नागरिकता के बारे में किसकी क्या पावर है उसके बारे में इनका वर्णन किया गया है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो सारी पावर किस में निहित है? संसद में निहित है। किस में निहित है? संसद में सभी शक्तियां निहित की गई हैं। तो संसद में है तो संविधान में, लेकिन बड़े बड़े डिसीजन जो है वो संसद की, क्यों? डेमोक्रेसी है,
तो डेमोक्रेसी में प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधियों को चुनता है, तो जनता में नहीं थे। देखिए शक्ति का स्रोत जो संविधान है, अब गलत या कंफ्यूज मत होइएगा, शक्ति का स्रोत तो जनता ही है डेमोक्रेसी में, लेकिन जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और वो प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं। तो 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि स्वेच्छा से वाला हो गया आपका। 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का समापन सिर्फ और सिर्फ संसदीय विधि के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी संसद विधि बनाकर उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। किसी व्यक्ति की नागरिकता किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद के द्वारा, संसद विधि से समाप्त की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, संसद की विधि द्वारा उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, समाप्त किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, 11 क्या कहता है, 11 कहता है नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसे है। क्या कहता है, नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित होगी। किसमें, संसद में निहित होगी, संसद में निहित होगी। मतलब संसद कानून बना सकती है नागरिकता के विषय में। कौन कानून बनाता है नागरिकता के विषय में, संसद कानून बनाता है नागरिकता के विषय में। कौन बनाता है, संसद बनाते हैं नागरिकता के विषय में कानून। अब देखिए संवैधानिक तौर पर ये आर्टिकल्स तो हो गए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 से 11। पांचवा अधिवास के आधार पे यानी डोमिसाइल के आधार पे था। छठा आपका माइग्रेशन था, पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आए हैं 19 जुलाई 1948 को से पहले और उसके बाद में। आपका सातवां था जो भारत से माइग्रेट करके गए हैं मार्च 1947 के बाद, उनकी नागरिकता के लिए था। 8 आपका भारतीय मूल के लोगों के लिए था जो विदेशों में निवास कर रहे हैं संविधान से पूर्व या उसके पश्चात। और 9 आपका था कि अगर यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है, यानी स्वेच्छा से वह किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है स्वतः ही। 10 था कि संसद विधियों के अलावा और किसी विधि से किसी की नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। और 10 था कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के संबंध में कानूनों का निर्माण कर सकती है। अब देखिए जो पहला नागरिकता के लिए कानून, नागरिकता अधिनियम 1955 आया। क्या आया, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 आया। अब इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। संशोधन कैसे किए गए, देखिए अगर पूछा जाए सबसे पहला जो नागरिकता अधिनियम आया वो कब आया, 1955 में आया। कब आया, 1955 में आया। अब इसमें संशोधन किए गए। कब कब संशोधन किए गए, 57 में किया गया, 60 में किया गया, 86 में किया गया, 92 में किया गया, 2003 में किया गया, 5 में किया गया, 15 में किया गया और 19 में किया गया। और 19 में किया गया। बात समझ में आ रही है। तो नागरिकता में संशोधन कब कब किया गया, देखिए ध्यान से। सबसे पहले पारित हुआ 95 में संशोधन, नागरिकता में संशोधन कितनी बार हो चुका है,
कितनी बार हो चुका है इसमें? उन्नीस सौ सत्तावन, 1960, 1957 में किया गया, 1960 में किया गया, 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 1992 में किया गया। देखिए ये सब संशोधन जो नागरिकता का कानून बनाया गया 1955 में, उसमें संशोधनों में जो संशोधन किए गए उन पे ही ये बना हुआ है। दो हजार तीन, 2005, 2015 और 2019। 2003, 2005, 2015, 2019, इतने संशोधन अभी तक किए गए हैं। किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में। और यह नागरिकता अधिनियम किसके द्वारा लाया जाता है? यह अधिनियम किसके द्वारा लाया जाएगा? कौन लाता है भाई? ये संसद। तो संशोधन भी कौन करेगा? संसद के द्वारा संशोधन इसमें किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जाएगा। बोलिए, समझ में आए बात को? अब देखिए, नागरिकता प्राप्त कैसे करोगे? कैसे नागरिकता प्राप्त करोगे? कैसे नागरिकता बच्चा प्राप्त होती है? कितने प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो? कितने प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो? बताओ जल्दी, कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हो नागरिकता? पहला तो बताइए सबसे, अभी हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, पांच है, उन सभी चीजों पर हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी। पांच, चार आर्टिकल से पांच, छह, सात। बोलिए। देखिए, सबसे पहले कॉमन सा है, पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। चौथा है देशीय करण द्वारा के आधार पर। और पांचवा है अर्जन द्वारा। अर्जन द्वारा। बात समझ में आया? ये पांच आधार है नागरिकता प्राप्त करने का। पहला आपको पता ही है, जन्म से नागरिक होगा 26 जनवरी 1950। पहला जन्म से के आधार पर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। बोलिए। देखिए, 26 जनवरी 1950 में भारत के को भारत का संविधान लागू हुआ था। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929, उसमें इस बात को कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और इसी आधार पे आगे का जो हुआ वो हुआ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए बेटा,
कि 26 जनवरी 1950 के भारतीय जब धरती पर जो व्यक्ति जन्म लेगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो सॉरी सॉरी, तो उसे क्या समझा जाएगा, वो भारत का अपने आप नागरिक हो जाएगा। वंश के आधार पे क्या है, वंश के आधार पर क्या है कि जो मूल है, जिनका मूल है, जिनके माता पिता इसमें भारत के में जन्मे हैं, वो सब क्या होगा, भारत के नागरिक। लेकिन भले ही उनका जन्म विदेश में हुआ हो तो उनको नागरिकता के लिए पंजीकृत कराना पड़ेगा। तो ये वंश के आधार पे है। पंजीकरण के द्वारा क्या है कि व्यक्ति भारत सरकार से, भारत से नागरिकता मांगता है कि हमें नागरिकता दे दीजिए। उनका इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति, दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति भारत में आकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, नागरिकता मांग सकता है। शर्त इतनी है कि 5 से 7 वर्ष भारत में निवास करने का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। आचरण अच्छा होना चाहिए, किसी शत्रु देश का नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें यहाँ पर है। तो संसद इस पर डिसीजन लेगी कि उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। बहुत लोगों को इस प्रकार से नागरिकता दी गई है। अब देखिए, देशीयकरण का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार से आवेदन करे कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और वो नागरिकता को छोड़ रहा है, अपने देश की नागरिकता को छोड़ रहा है, तो अपनी नागरिकता को त्याग करने के बाद वो ये डिसीजन लेता है कि उसे भारत की नागरिकता चाहिए। तो इस नागरिकता के लेने के लिए यहाँ पर कम से कम 1 वर्ष पूर्व, जब वो आवेदन करेगा तो कम से कम 1 वर्ष पूर्व उसे भारत का निवासी होना चाहिए, भारत में रह रहा हो, और भारत की जो भाषाएं हैं उसमें से किसी एक भाषा का उसे अच्छी पूर्वक, विशेष पूर्वक क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर है अर्जन के दौरान। अब अर्जन शब्द तो आप बिल्कुल समझिए, कुछ नहीं है। अगर आप किसी चीज को कब्जा कर लेते तो वहां की हर चीज आपकी हो जाती है। सीधी सी बात, अगर भारत सरकार किसी और राज्य क्षेत्र को कब्जे के में ले लेती है, उसका अर्जन कर लेती है, उसे भारतीय संघ में मिला लेती है, तो वहां के निवास करने वाले सभी लोगों को क्या मिलता है, भारत की नागरिकता मिल जाती है, अपने आप ही मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो नागरिकता प्राप्त करने के थे, ये नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए, नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन, समापन भी तो होगा। नागरिकता समाप्त कैसे होगी, नागरिकता समाप्त कैसे होगी? पहले, सबसे पहला ही अभी बताया आपको, है परित्याग कर दो, परित्याग कर दो। अपनी स्वेच्छा से परित्याग कर रहे हैं, पर्यवसान कर दो, टर्मिनेट कर दो। और वंचित कर दो, वंचित करना। ये 3 तरीके हैं, ये 3 प्रकार हैं नागरिकता के समापन के, ये 3 प्रकार हैं नागरिकता के समापन के। देखिए, ये 3 तरीके हैं। पहले तो परित्याग है, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ देता है, जिसे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, किसी और देश की नागरिकता चाहिए, तो क्या करता है, स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को छोड़ देता है। पर्यवसन, टर्मिनेशन का मतलब होता है कि पहले आपने नागरिकता मांगी, चाहे वो पंजीकरण से मांगी हो या आपने देशीयकरण से मांगी हो, पहले आपने नागरिकता मांगी, नागरिकता मिलने के बाद आपने दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया, तब आपकी नागरिकता का टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेट कर दिए जाते हैं आप। तब वो व्यक्ति क्या किया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगला है वंचित करना। कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता के लिए पंजीकरण करना चाहता है, पंजीकरण करना चाहता है, और
लेकिन सरकार उसको उस चीज से क्या कर देती है, वंचित कर देती है कि आप नागरिकता का पंजीकरण नहीं करा सकते। तो ये तरीके थे नागरिकता को समाप्त करने के। अब यहाँ पर एक चीज आप जानिए, ये नागरिकता का जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं या बने हैं वो बनेंगे कि किसको अधिकार है नागरिकता के विषय में कानून बनाने का। तो आप जानते हैं संसद को अधिकार है नागरिकता के विषय में कानून बनाने का। अधिकार किसको है, संसद का अधिकार है। दूसरा क्या है कि नागरिकता कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है ब्रिटेन के संविधान से। आर्टिकल 9, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अगर अपना नागरिकता लेता है दूसरे देश की तो उसकी नागरिकता भारत की स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इन प्रश्नों पर आप विचार करिएगा, इन प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। इसके आगे हम भाग 2 हमारा आज समाप्त हो चुका है। अब हम भाग 3 की ओर चलेंगे और पढ़ेंगे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। 7 से 8 मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है, आप बिल्कुल आइए, लाइव जुड़िए। मिलते हैं अगले। धन्यवाद।